कर्म क्या है, सत्य के भावों को समुचित अर्थ देना। सत्य क्या है, जो भी जैसा है उसे स्वीकार कर लूं। धर्म क्या है, सत्य पथ पर अग्निमंथन प्राण का है। मोक्ष क्या है, प्राण की नौका पे जीवन पार कर लूं। इस जगत में आहुति का मंत्र क्या है, जाप क्या है, काल के मस्तक पे अंकित पुण्य क्या है, पाप क्या है। महायोगी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मोक्ष का एक मार्ग ज्ञान योग को भी बतलाया है, और ज्ञान योग का दर्शन गुरु बिना संभव नहीं। साथियों नमस्कार, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के आधिकारिक चैनल पर मैं क्षितिज कुमार हृदय तल पर खिले हुए पुष्पों से आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस डिजिटल युग में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या है आखिर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब के पीछे की गणित? इस डिजिटल युग में मोबाइल हमारी दूसरी आत्मा बन गया है। मेरा मानना है कि आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो न हो, लेकिन इस डिजिटल आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्या कारण है कि हम सिर्फ गूगल पर एक बार जूता सर्च कर लेते हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप से लेकर यूट्यूब, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमको जूते का प्रचार दिखाई देने लग जाता है। कौन है ये एआई नाम का भूत जो हमारी मानसिकता और भावनाओं को समझकर उन्हें मैनिपुलेट करने की शक्ति रखता है? कैसे ये सिर्फ चंद समझदार लोगों को छोड़कर विश्व के करोड़ों लोगों को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचा रहा है? इसे समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है ज्ञान के सागर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करने वाले, पहली बार अपने विश्वविद्यालय में बीटेक जैसी टेक्निकल शिक्षा को हिंदी में प्रारंभ करने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति महागुरु प्रोफेसर विनीत कंसल सर का, और साथ में हैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश कुमार पांडे सर, प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष श्री सुशील कुमार बच्चा भैया। आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के आधिकारिक चैनल के इस वेबिनार पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई नाम के भूत से सर आज के समय में, चाहे व्हाट्सएप हो या मैं अभी चैट हम लोग कर रहे हैं, फेसबुक हो, 80% या 90% लोग, एक जो रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा आया है एआई का, मोबाइल से होते हुए इतनी टेक्नोलॉजी को हम लोग क्रॉस करते हुए एआई पे आ गए। इसको अगर सर आप अपनी भाषा में कुछ ऐसा समझा दीजिए हम लोगों को कि हम लोग समझ पाए कि एआई है क्या, ये वर्क कैसे कर रहा है, इससे हम लोग किस तरह से सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसके नकारात्मक जो हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है इससे बचाव कर सकते हैं सर। धन्यवाद क्षितिज जी। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया और अपनी बात को रखने का एक अवसर दिया। प्रश्न बहुत सिंपल हो सकते हैं, लेकिन उनका जो परिणाम है, जो उनका इम्पैक्ट है, जो उनकी गूंज है, वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स की, इस प्रकार की क्वेरीज की बहुत आवश्यकता है। आपने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर्वप्रथम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कंप्यूटर साइंस का उदय हुआ था और हिंदुस्तान में बहुत सारे कॉलेजों में मिड 80s में ये पढ़ाना शुरू किया गया था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विषय बीटेक में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब भी इसका एक पार्ट हुआ करता था। तो आज आप ये देखिए कि करीब इस बात को 35 से अधिक वर्ष हो गए हैं। 35-36 साल के बाद हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो एक बदले हुए प्रारूप में बात करते हैं। और जो हिंदुस्तान में इस समय 9-10 हमने सनराइज टेक्नोलॉजी और कटिंग एज सब्जेक्ट की बात करी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मुख्य विषय है। तो ऐसा क्या बदला पिछले 35, 36, 40 सालों में कि ये बदले हुए स्वरूप में आया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पॉपुलर हो गया? तो 2-3 चीजें मुख्य हैं इसमें। एक तो कंप्यूटर के एवोल्यूशन जो हुआ और उसमें जो एल्गोरिथम्स नई नई बनी हैं, तो वो एल्गोरिथम्स इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी एडवांस्ड एल्गोरिथम्स हैं कि उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना आसान हो पाया, सुगम हो पाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप देखें तो हम बेसिकली इमिटेट करने का प्रयास करते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस को। कोई समस्या आपके सामने आई, कोई संवेदना आपके सामने आई और उसको आप रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारी इंटेलिजेंस है,
ये हमारी सेंसेस हैं जिसको हम करते हैं, और किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, किस परिस्थिति में कैसे सोचना है, किस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना है, किस परिस्थिति में कैसे वर्क करना है, ये सब चीजें मशीन को हम लर्न कराते हैं, उसको उसको तैयार करते हैं इस चीज के लिए। तो इस चीज को ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आपने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे अच्छा और कैसे बुरा हो सकता है। तो जब आप किसी मशीन को किसी एल्गोरिथम से तैयार करते हैं, तो वो तो एक मशीन है, वो तैयार हो रही है किसी, वो उसके अंदर उसे भाव नहीं पता कि वो अच्छे भाव के लिए तैयार हो रही है कि बुरे भाव के लिए तैयार हो रही है। तो उसे आप अगर ऐसी चीजों में यूज करेंगे जहां पे ह्यूमन लाइफ को डेंजर है और ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना कामों को किया जा सकता है, तो वो अच्छे काम है। और उसी प्रकार के कामों को अगर आप ह्यूमन के लिए, ह्यूमन रेस के लिए डिस्ट्रक्शन में यूज करें, हाँ, कोरोना वायरस फैलाने में यूज करें या इस तरह की चीजों में यूज करें, तो वही आपके लिए डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में निकल के आता है। बेसिकली अगर आप इसको देखें तो मेरी समझ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलवेज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट नेचुरल इंटेलिजेंस हैज टू बी ऑलवेज फर्निश्ड एज अ टूल। हम लोगों की जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको हमें कभी फेड नहीं होने देना चाहिए, और नेचुरल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे सरेंडर भी नहीं कर देना चाहिए। आपकी इस बात से सर मेरा बहुत साहस बढ़ गया। कुछ दिन पहले कंप्यूटर इंजीनियर से मेरी बात इसी मुद्दे पे चल रही थी, और मैंने युवाल नोआ हरारी का वो होमो डेयस बुक पढ़ा, और अभी मैंने उनके 2-3 इंटरव्यू भी सुने थे। तो उनका भी यही था कि अगर हम अपने आप को नेचुरल इंटेलिजेंस पे हाई करें, ध्यान करें, योग करें, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ इस्तेमाल होने के बजाय उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही। मैं सुशील बच्चा भैया से आग्रह करूंगा कि आप अपने विचार रखें भैया, और सर का स्वागत भी आप करें। हमारे जनसंवाद कार्यक्रम में आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी सर। आवाज। आज हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के इस जनसंवाद में शामिल हुए हैं। मैं पूरे प्रदेश की ओर से, राज्य कर्मचारियों की ओर से, जवाहर भवन, इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की ओर से बहुत बधाई देता हूं। और सर का हमारा तो परिचय भी रहा है, पहले भी परिचय हुआ है। यहाँ पर तो आज वीसी के रूप में है, मालिक हैं भाई यूकेटी के डॉक्टर अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के। और मैं बताना चाहूँगा क्षितिज जी, सर का हमारा परिचय ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था। तब साहब वहाँ डायरेक्टर हुआ करते थे, और सर ने हमारे विशेष अधिकारी हैं पवन गंगवार साहब, उन्होंने सर को फ़ोन किया था कि बच्चा का परिवार बिटिया आ रही है, इसका एडमिशन होना है, और एडमिशन इसके वहीं ITS कॉलेज मिला हुआ है। तो सर का हमारा परिचय हुआ। सर ने बड़ा स्वागत किया और बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद आज मुलाकात हो रही इस चैनल पे। मैं बहुत बहुत उनका रेडी भी हूँ। और वहाँ बिटिया हमारी वहाँ पढ़ करके साहब के मार्गदर्शन में, साहब उसके गुरु रहे, और साहब ने उसको इतनी बढ़िया शिक्षा, उसका मार्गदर्शित किया हमारे बिटिया को, मेघा वर्मा को। वो वहाँ पर 86+ ऑनर से बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से। आज उसका प्लेसमेंट भी वहाँ ITS से हो गया, ITS कॉलेज से। वहाँ पर साहब का मैनेजमेंट इतना बढ़िया रहा, मैं देखा सब बच्चे ही जॉब पा गए। आज हमारे भाई यहाँ पर कुलपति हैं, अभी डायरेक्टर थे, उसके बाद डायरेक्टर में सरकारी डिपार्टमेंट में, क्योंकि अच्छा मैं सरकारी डिपार्टमेंट लखनऊ आ गया हूँ। मैं मिलने नहीं जा पाया, दुर्भाग्य हमारा है, और सर के पास जाऊँगा भी। और मैं वैसे गया वहाँ, तब साहब पाठक जी थे VC साहब, अभी VC बने। बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, और सर का स्वागत करता हूँ। हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी आज एक दुखद उसमें गए थे, रास्ते में आ रहे हैं, उसी समय वेबिनार भी हो रहा है। हम कहे सर आप जरूर रहिएगा, हमारे VC साहब रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे तो अधूरा रहेगा। तो क्या अपनी गाड़ी से कर रहे हैं, वेबिनार हैं। हमारे प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी, हमारे बड़े भाई। तो सर हम लोग ये जनसंवाद इसलिए शुरू किया है, इधर कोरोना काल को चलते हम लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता सब लागू हो जाती है। क्योंकि भाई बचाव रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होता है। और इसमें हम इस चैनल के माध्यम से जनसंवाद करते हैं। जनसंवाद जब होता है तो हमारी 4 बातें निकल, आपसे शिक्षा मिलती है। शिक्षा मिलती है तो अपने कर्मचारी भाइयों के बच्चों को सबको हम शिक्षा दे, उसी तरह ढल जाते हैं। ये आप ऐसी पढ़ाई करिए, या आप ऐसी बड़े साहब से शिक्षा मिली तो आगे बच्चे बढ़ जाते हैं। समाज के
सबके मैं 4 पंक्तियां देना चाहूंगा और भी कुछ और बात करूंगा मैं साहब से कि जिंदगी में जब मैं राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से आपके तरफ से कहना चाहूंगा, जिंदगी में जब कभी घनघोर अंधियारा लगे, जिंदगी में जब कभी घनघोर अंधियारा लगे, सत्य का अस्तित्व भी झूठ के द्वारा लगे, सत्य का अस्तित्व भी झूठ के द्वारा लगे, तुम न घबराना जरा भी, तुम न घबराना जरा भी, स्वयं पर विश्वास रखना, यह विवेकानंद का दर्शन हमेशा पास रखना, यह विवेकानंद का दर्शन हमेशा पास रखना। मैं भाई आजकल भाई हम लोग एजुकेशन करते हैं, सर से हम भी ज्ञान भी लेंगे, हमको आगे मार्गदर्शित भी करेंगे, हमारे परिवार के बच्चे भी तमाम पढ़ते हैं, तमाम कर्मचारी भाइयों के हैं। तो सर भाई हम प्राइमरी एजुकेशन है भाई, प्राइमरी स्कूल पढ़े, जूनियर हाई स्कूल, इंटर तक सामान्य पढ़ाई होती है। फिर आज के तकनीकी का युग है, नई शिक्षा नीति आई हुई है, नई शिक्षा नीति लागू भी हो रही है भाई, प्रदेश में भी लागू होगी। तो इसमें तकनीकी की पढ़ाई बड़ी कारगर साबित होगी। सर प्रबंधन में माहिर हैं, आपके अंडर में जब टीचर है सब कुल सचिव सब अच्छे रहेंगे और आपका प्रबंधन ज्ञान रहेगा तो हमारे बच्चे रोजगार भी पाएंगे। मैं सब विश्वास भी, नई शिक्षा नीति में तकनीकी को बढ़ावा दिया गया है, स्वावलंबी बने, और उसमें और प्रायोगिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रयोग मतलब प्रायोगिक शिक्षा में जिसमें जो माहिर हो शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनको जॉब मिल जाए, क्योंकि भाई देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जब टेक्निकल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर का युग है। हम लोग जो पढ़ते तब तो ये नहीं था, प्राइमरी पाठशाला में पढ़े, हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएट किया, नौकरी पा गए। अब वो जमाना नहीं रह गया, अब तकनीकी का जमाना हो गया है। तभी भाई प्राविधिक विश्वविद्यालय हमारा AKTU डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद विश्वविद्यालय हमारा जो है प्राविधिक बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहले UPT हुआ करता था, अब डॉक्टर साहब के नाम से है, जो बड़े भाई वैज्ञानिक रहे, उनका पूरा देश पूरा विश्व पूजता है। उनकी देखरेख में सर काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी तो बच्चों को यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा, मिल भी रहा है। मैं भी जानता, तमाम बच्चे गए वहाँ जॉब पाए, सर की कोशिश रहे कि हमारे यहाँ कंपनियाँ आएँ, कंपनियाँ प्रदेश में लग भी रही हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अभी प्रदेश सरकार ने जो है तमाम कंपनियों का यहाँ बुलावा हुआ है, लगेंगी, जिससे जॉब पाएंगे, लखनऊ के आसपास के लोग जॉब पाए। मैं एक बात और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो है ये प्राविधिक शिक्षा की जरूरत गांव में भी है। शहर में आदमी क्यों भाग के आए, वहीं BTech करें, BBA करें, MBA करें, वहीं पढ़ ले, वहीं कंपनियां आ जाए, वहीं प्लेसमेंट मिल जाए, तो यहाँ भीड़ भाड़ कम होगी और सबको जॉब मिल जाएगा। और इसमें हम सबका योगदान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, समाज की, कर्मचारी भाइयों की, कर्मचारी के अन्य रिश्तेदारों की, सबकी जरूरत बहुत ज़्यादा है। कर्मचारी नेताओं की भी जरूरत है कि इसको ऐसा माहौल बनाए जिससे सबको रोजगार मिले, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में इतनी नौकरियां नहीं हैं भाई। नौकरियां के UPSC इससे माध्यम से भर्तियां हो रही हैं और जनसंख्या ज़्यादा है, पढ़े लिखे ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनियां जब यहाँ पर स्थापित हो जाएंगी आप सबके व्यवहार और आचरण से, तो कम से कम सरकार का विशेष योगदान रहता है भाई। अच्छे भाव से कंपनियां वही आती हैं जब उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो जॉब मिलेगा। तो हम आत्मनिर्भर भारत भाई बनना है तो हम सबका योगदान है। सर का है, कुलपति महोदय का विशेष ध्यान है, आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि जो है इसको बढ़ावा दें तकनीकी शिक्षा को और सबको रोजगार मिले। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुमार बच्चा भैया। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। नमस्कार जी, आवाज आ रही मेरी? सर आ रही, साफ आ रही है। हाँ, मैं राज्य कर्मचारी महासंघ के इस प्लेटफॉर्म पर सम्मानित कुलपति महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय हम राज्य कर्मचारियों को उनकी संतानों के प्रति होने वाले दायित्व के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम स्थिति से हम आपका पूरे अंतर्मन से आभार व्यक्त करते हैं सर। अभी बच्चा जी का एक वो था कि नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति जो सरकार ने 2020 में लागू की है, इस नीति के तहत जो हमारी ये टेक्निकल एजुकेशन है,
ये टेक्निकल एजुकेशन हमारे समाज को और हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैं जानना चाहता हूं आपसे। और एक बात और कहना चाहता हूं, ईश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूं कि आपके इस कार्यकाल में एकेटीयू हमारा उन ऊंचाइयों पर पहुंचे कि एकेटीयू से किसी भी कॉलेज से बीटेक करने के बाद किसी भी बच्चे को बेरोजगारी का दंश न झेलना पड़े। क्योंकि सर आपने देखा होगा, तमाम सारे बच्चे बीटेक करके जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनमें तमाम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तमाम लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो एकेटीयू हमारा आपके कार्यकाल में उन ऊंचाइयों तक पहुंचे, उन बुलंदियों तक पहुंचे कि जहां पर कि एकेटीयू के किसी भी विद्यालय से बच्चे ने अगर बीटेक किया है तो वो कम से कम बेरोजगारी का दंश न झेल पावे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, और ऊपर से हमें विश्वास भी है कि आपके इस कार्यकाल में निश्चित रूप से एकेटीयू उन ऊंचाइयों को छुएगा। आप आए, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्षितिज जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं क्या सतीश जी का ले लूं? सर कृपया सर। जी सर। जी, तो सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार बच्चा जी ने जो कहा अभी कि मालिक हैं, तो मैं मालिक तो देखिए सबका एक ही है, ऊपर वाला। मैं तो केवल उसका एक अधीन, एक छोटा सा अंश मात्र हूँ, और मुझे जिस रोल में, जिस रूप में कार्य करने का उसने अवसर दिया, मैं उसमें निष्ठा से और ईमानदारी से और मेहनत से कार्य करूं। इतनी शक्ति मुझे ऊपर वाला दे और आप सब लोगों का सहयोग उसमें करने में मिले, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। जो आपने कहा, ये नई शिक्षा नीति और इससे दूरगामी प्रभाव। शिक्षा नीति हमारे देश में 2-3 बार बनी है, और ये एक समग्र शिक्षा नीति है। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, छोटा सा डॉक्यूमेंट है लेकिन इतना कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जितना पढ़ेंगे उसे, उतना पढ़ने के बाद उसमें उतना समझ में आता है। इसमें 3 मुख्य स्तंभ हैं इसके। एक इसमें जो सबसे मुख्य स्तंभ है वो छात्र है, और छात्र के बाद जो दूसरा मुख्य स्तंभ है वो उसमें पढ़ाने वाले उसके शिक्षक हैं, और तीसरा स्तंभ उसमें शैक्षिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पे वो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। इन पूरे 3 स्तंभों में छात्र मुख्य है, और छात्र की स्वायत्तता, शिक्षक की स्वायत्तता जिसे ऑटोनॉमी कहते हैं हम, और शैक्षिक स्वायत्तता संस्थानों की, इन तीनों पे बल दिया गया है। अब जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं और शैक्षिक स्वायत्तता की बात करते हैं, तो इसके मायने बहुत विशाल हैं, वृहद हैं। जहां हम उनको स्वायत्तता देने की बात करते हैं, तो फिर हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी करते हैं, चाहे वो हमारा स्टूडेंट है, चाहे वो हमारे शिक्षक हैं, और चाहे वो हमारे वो शैक्षिक संस्थान। तो एक तो परिकल्पना ये है कि आने वाले समय में हम लोगों के एफिलिएटिंग जो मैकेनिज्म है वो नहीं रहे, या तो उसमें शैक्षिक स्वास्थ्य संस्थान होंगे या फिर यूनिवर्सिटीज होंगे, जो उनका जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है वो उनकी साइट पे रहेगा, एंड उसमें चेक एंड बैलेंसेज रहेंगे। तो उससे ये जो एफिलिएशन के लिए हमें जाना पड़ता है, वो जो उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, या जो भी मैकेनिज्म है वो नहीं रहेगा। ऐसी परिकल्पना हमारी भारत सरकार की है। अगले 15 से 20 साल में इस पे कार्य किया जाना है, और संस्थानों को शैक्षिक स्वायत्तता देनी है। जब हम शैक्षिक स्वायत्तता की संस्थानों को बात करते हैं, तो जब तक उसमें हमारे शिक्षकों का समग्र विकास ना हो और हम 360 डिग्री फीडबैक ना लें, तो वो इसके बिना संभव नहीं है। और आपने बात कहा कि छात्र तो इसका मुख्य धारा है। अब छात्र इससे कैसे लाभान्वित होगा, तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होनी है, और कुछ चल भी रही हैं जो हमारे विश्वविद्यालय ने भी इम्प्लीमेंट कर ली है। तो जो होना है वो इस प्रकार है कि हम लोगों को ये परिकल्पना है कि आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी कोर्स को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मिनिमम एज है कि 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, उसी में आपको ग्रेजुएशन में एंट्री लेनी है। आप किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाए हैं, और मैं केवल अभी डिग्री पे फोकस कर रहा हूँ, तो अगर आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप कभी भी अपने 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, कभी भी जब आपको लगता है तब आप करें।
और पढ़ना शुरू करें और जब चाहे छोड़ दें। अगर आपके हालात, आपकी परिस्थितियां उसको परमिट नहीं कर रही हैं तो आप छोड़ दें और फिर से कुछ समय के बाद आपको लगता है तो पढ़ लें। इस तरह की परिकल्पना, इस तरह का उसमें विचार है। अब वो करेंगे तो रहेगा काम। तो उसके लिए एक एकेडमिक डिजिटल लॉकर, जिसे हम कहते हैं एकेडमिक क्रेडिट बैंक, जैसे आपका म्यूचुअल फंड का एक क्रेडिट बैंक होता है, उस तरह से होगा। तो आपने जो कोर्स करेंगे उस कोर्स का आपने कुछ क्रेडिट अर्न किए होंगे, 3 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 4 क्रेडिट उसके अर्न करेंगे और वो आपके उस बैंक में, एकेडमिक बैंक में वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। और जब वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो अगर आपको किसी 40 क्रेडिट पे एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, 80 क्रेडिट पे एक डिप्लोमा मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल 120 पे कोई ग्रेजुएशन मिल सकता है और उस पे कोई एक 160 क्रेडिट पे माना कोई डिग्री मिल सकती है। तो इस तरह की परिकल्पना उसमें है। इसी तरह से आप उसमें जोड़ते चले जाइए तो आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी, उसमें से और जोड़ दीजिए तो पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। तो एक आपका स्ट्रक्चर है, आप उसमें एक्यूमुलेट करिए, कोर्स करिए, काम करिए और आपको उस पर रिडीम कर लीजिए। जैसे आप पॉइंट्स रिडीम करते हैं, इसमें क्रेडिट रिडीम कर लीजिए, अपना सर्टिफिकेट डिग्री ले लीजिए। तो इस तरह का उसमें मैकेनिज्म की परिकल्पना की गई है। अब ये कोर्स बनाना और कोर्स करना, एकेडमिक क्रेडिट बैंक एक व्हीकल है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जो जिस पे कार्य चल रहा है, लोग उसमें कंट्रीब्यूट अभी कर रहे हैं और अभी इसको होने में थोड़ा समय और लगने वाला है, लेकिन ये जल्दी ही होने वाला है। इसके अलावा उसमें छात्र के लिए ये है कि जैसे अभी आप कहते हैं कि उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स करने के बाद ही इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। हम सब लोग व्यवहारिक रूप से जानते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ नहीं किया है या उन्होंने फिजिक्स नहीं किया है और अपने लाइफ में वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि उनको बेसिक्स की जरूरत पड़ती है, वो उसे लर्न कर लेते हैं, लेकिन अगर शुरू में उनका मैथ्स का फाउंडेशन वीक है या किसी वजह से वो चीजें नहीं सीख पाए हैं तो वो उसको करने से हमेशा ताउम्र अपने जीवन पर्यंत उससे वंचित रह जाएंगे, ऐसा नहीं। तो उसमें ऐसी सोच है कि आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी कोर्स को कर करके आपने 12th किया है तो आप उसमें आ सकते हैं और जब आप उसमें आ जाते हैं तब आपको वो ब्रिज कोर्स की तरह पढ़ाए जाएं और उनको पढ़ाने के बाद आप उन डिग्री को आगे परस्यू करेंगे। तो इस पे भी कार्य चल रहा है। अब जो कार्य हो चुका है और जो कार्य हमारे विश्वविद्यालय ने भी एंडेवर किया है वो मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। एक तो ये कि अभी हम मल्टी डिग्री की बात करते हैं जिसमें आप मेजर और माइनर की बात करते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया और आप आईओटी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया और उसके बाद ब्लॉकचेन में करते हैं तो आप उसकी मेजर डिग्री ले सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो एक तो इस पे कार्य अपने लोगों ने किया है और ये इससे आपकी डिग्री, आपका जो एक्सपोजर है वो एनरिच होगा, आपके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे। और जो हम लोग कहते हैं कि कोर ब्रांचेस में जॉब कम है, तो आप कोर ब्रांचेस के बाद बच्चा फिर प्रोग्रामिंग सीखता है, ये उधर उधर काम करता है, तो उससे एक अपॉर्चुनिटी इसके पास रहेगी कि जो इमर्जिंग एरिया है उसमें वो सीखने के साथ साथ उसकी डिग्री भी उसको ले, सब्जेक्ट्स भी उसके अर्न करे और उसके साथ साथ उससे जॉब के एवेन्यूज भी इसके बढ़ जाए। इसके साथ और क्या हमने मुख्य चीज है जो हमने इसमें इम्प्लीमेंट करी है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अभी हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, पहले तो केवल थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप हुआ करती थी, अभी फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के बाद भी इंटर्नशिप जुड़ी है और उसमें हमने ये कहा है, ये अपील करी है और इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि उसमें जो छात्र हैं उस इंटर्नशिप में, उस ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट करें और वो चाहें तो वेरियस टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वो टेक्निकल प्रोजेक्ट के साथ साथ सोशल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। अपने आसपास के रूरल एरिया में, सोशल एरिया में, विलेज में जाकर के उनकी समस्याओं को देखते हुए उन पे छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं और उसके निराकरण में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए या अपनी कॉमन सेंस से काम करते हुए उसमें कैसे उसका निदान कर सकते हैं, कैसे उसमें सहयोग कर सकते हैं, उस पर अपनी एक रिपोर्ट बनाएंगे, उस पर अपना कार्य करेंगे। वो उनको एक तो उनको सीखने का मौका देगा, अपने परिवेश से जुड़ने का उनको मौका देगा और तीसरा, जब हमें उस तरह की ह्यूमिलिटी और सेंसिटाइजेशन पैदा होगा तो हम उस एरिया में काम करते हुए अपने आप को एंटरप्रेन्योर के रूप में भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जॉब सीकर बने और हमेशा जॉब के लिए मुंह उठा करके देखें कि हमें जॉब मिलेगा और कितने का पैकेज मिला। तो हम जॉब देने वाले बनने की चाह रखें रादर देन कि हम लोग हमेशा नौकरी की तलाश में ही घूमते रहें। एक इस तरह की वर्किंग हम लोगों के विश्वविद्यालय में भी हमने करी है। इसके अलावा जो हम लोगों ने अपने जो कैरिकुलम है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स जोड़े हैं ताकि छात्र को इस बात का मौका मिले कि वो जो एंटरप्रेन्योरिकल शिक्षा है, जो औद्योगिक शिक्षा है, उसके बारे में उसे मिले। इसके अतिरिक्त
कुछ और इस तरह के इनिशिएटिव्स अपने लोगों ने लिए हैं जो कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर कह सकते हैं, जिसमें आइडियाथॉन है, हैकाथॉन है। विश्वविद्यालय समय समय पर इस तरह के आयोजन आइडियाथॉन के करता रहता है। हमारे प्रदेश में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उस पर हमारा विश्वविद्यालय काफी काम कर रहा है और उसमें हम लोगों ने क्लस्टर्स बनाए हैं। अपने एमएसएमई विभाग के साथ एक एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंस में हुआ था और उसमें हम लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और क्षेत्र वाइज अलीगढ़ में हम लॉक्स में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चिकन कारीगरी में क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में गाजियाबाद में क्या कर सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट क्लस्टर्स में हम लोगों के छात्र पहले तो संजीदा हो रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस तरह का कार्य है और उन प्रॉब्लम्स को लेकर के उनका एक कंटेस्ट होता है। इस कंटेस्ट पे उनके आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज को फिर आगे ग्रूम करते हैं, जिसपे वेंचर कैपिटलिस्ट आगे वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह उसमें मनी पंप इन करते हैं। वो पूरा प्रोसेस है, उससे हम अपने छात्रों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो इस तरह के भी कुछ ऐसे एंडेवर्स हैं जिसको हम लेकर के चल रहे हैं हमारे प्रदेश की शिक्षा नीति के और हमारे देश की शिक्षा नीति के तहत। इसके अलावा जो हम लोगों के सेंट्रलाइज डिफरेंट टॉयकाथॉन होते हैं और डिफरेंट इनिशिएटिव्स AICT के लेवल पे होते हैं और कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं या डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल पे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, तो हम अपने छात्रों को उसके लिए भी प्रेरित करते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेशन होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो अवार्ड विन कर ही लें, करते हैं बहुत अच्छी बात है, ये उनके लिए अप्रिशिएशन है, उनका मन मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जब छात्र पार्टिसिपेट करता है तो उसे अपना आत्मावलोकन करने का, आत्मचिंतन करने का, अपने अंदर झांकने का एक मौका मिलता है। तो वो एक बहुत ही मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण विषय है जिसका एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, जिसको सीखने का एक मौका, उसे अवसर मिलता है, तो वो हम उसे मुहैया कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों के विश्वविद्यालय ने इस शिक्षा नीति के तहत हमने कार्य किया है वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे। हम सब लोग एक समाज से आते हैं और एक समाज में जुड़ते हैं, तो हम लोगों ने ह्यूमन वैल्यूज के कोर्सेज बने हुए हैं, उन कोर्सेज को क्रेडिट की तरह से लिया है और उस पर हमने फैकल्टी की भी वर्कशॉप्स कराई हैं। अपने छात्रों को भी हम वो शिक्षा ह्यूमन वैल्यूज के क्रेडिट के फॉर्म में देते हैं और जिसमें उनको ये बताते हैं कि हाउ डू यू लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ। अभी आपने कहा कि हम लोगों के छात्र या तो डिप्रेशन में या एग्रेशन में रहते हैं और उसका मुख्य कारण कई सारे हो सकते हैं, मैं शायद उसमें तो नहीं जाना चाहूंगा, मैं शायद मुद्दे से फिर भटक जाए कि भाई उनको फैमिली से क्या सपोर्ट मिलती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनका समय ज्यादा लगता है, उनसे उनके मनोस्थिति में अवसाद पैदा होता है। लेकिन इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए, वर्क लाइफ में बैलेंस करने के लिए हमारा विश्वविद्यालय कटिबद्ध है और हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को पहला विश्वविद्यालय है जो हम लोगों को जो इस पे जिन्होंने ह्यूमन वैल्यूज के कोर्सेज को क्रेडिट करके और किया है, और ये बाकी और विश्वविद्यालय भी देश में इससे प्रेरणा लेकर के AICT ने उनसे अपील करी है, आह्वान करा है कि भाई जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इस पे कार्य कर रहे हैं, आप सब लोग भी इस पे कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो मुख्य कार्य किया है उसमें माननीय गवर्नर मैडम की, हमारी जो कुलाधिपति महोदया हैं, उनकी प्रेरणा लेकर के हम लोगों का विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है देश का जो MOOCs कंटेंट डेवलप करके नेशनल चैनल स्वयंप्रभा चैनल 15 पे टेलीकास्ट होते हैं। दिन में वो 4 आवर कंटेंट्स हैं जो कि उसमें टेलीकास्ट होते हैं और हमारा छात्र जो है उनसे देख करके, उनसे सीख करके लर्न कर सकता है। अभी ऐसे तो कई हैं जहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज के बारे में बताया जाता है, लेकिन कोर्स कंटेंट को ही हम डिलीवर कर दें चैनल पे, और शायद इसकी प्रेरणा हमें तब मिली जबकि हमें लगा कि हमारे बच्चे के पास बैंडविड्थ का कमी है और बहुत सारी नेटवर्क इश्यूज हैं। तो हम लोगों को लगा कि ये स्वयंप्रभा चैनल जो छतरी है ये बहुत कम पैसे में उपलब्ध हो जाती है और उसके सिग्नल हर रूरल एरिया में, गांव में, इवन शहरों में भी नेटवर्क का तो दिक्कत है ही, तो वहाँ पे अगर ये सुलभ हो तो वहाँ पे लगा करके इससे ज्ञान लिया सकता है। तो मुझे आपको ये बताते हुए खुशी भी है कि 2000 से ऊपर ऐसे लेक्चर्स और कंटेंट नेशनल स्वयंप्रभा चैनल नंबर 15 पे टेलीकास्ट हम लोगों के हो चुके हैं विश्वविद्यालय के, और ये प्रक्रिया जो है अनवरत रूप से, सतत रूप से चल रही है और हमारे ही टीचर्स ने ऐसे कंटेंट को शूट किया है और ये हमारे ही विश्वविद्यालय के लखनऊ और नोएडा सेंटर्स के MOOCs स्टूडियो में जो हमने बनाए हैं उनमें शूट हो रहे हैं और ये वहाँ से जाते हैं और नेशनल स्वयंप्रभा चैनल पे टेलीकास्ट हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय के कोर्स कंटेंट में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी
बल दिया है और इस तरह का इकोसिस्टम बनाने के लिए संस्थानों से अपील करी है कि वो संस्थान में बच्चों को रिसर्च की एथिकल प्रैक्टिसेस और पेटेंट्स पे कैसे जोड़ दिया जाए उसका एक इकोसिस्टम बनाए। अपने यहाँ एंटरप्रेन्योरियल सेल बनाए, उसके साथ साथ पेटेंट्स कैसे कर सकते हैं उस पर वो बल देते हुए उस पेटेंट्स को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, पेटेंट कैसे कर सकते हैं, उस इकोसिस्टम से उनकी फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए कि ऐसा होना कोई असंभव नहीं है, उस कार्य में भी हम लोगों ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं, चीजें हैं जो हम लोगों ने ली हैं। इसके अतिरिक्त जो मैंने अभी तीसरा एक बिंदु कहा था, शैक्षिक स्वायत्तता टीचर्स के लिए और शैक्षिक स्वायत्तता संस्थानों के लिए, तो उसमें हम लोगों का एनबीए एक्रेडिटेशन के लिए हम लोगों ने मेंटर मेंटी ग्रुप बनाए हैं और हम लोगों के अभी करीब 75 से ऊपर कोर्स ऐसे हैं, यूजी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अभी एनबीए से एक्रेडिट हो गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड हो जाता है कि आपकी क्वालिटी परक, गुणवत्ता परक कोर्सेज इन संस्थानों में ये प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उससे भी हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन होता है। तो इस दिशा में भी कार्य अविरत रूप से, सतत रूप से जारी है। सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे तो मेरा मन में कौतूहल जागा कि जो नेशनल चैनल पे 2000 लेक्चर्स देखे जा चुके हैं अब तक, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, आम पब्लिक भी उस पर देख सकती है? सर, मैं देखना चाहूँ तो क्या मैं देख सकता हूँ उसे? बिल्कुल, उस पे ये फ्री टू ऑल है। ये नेशनल स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 15 पर आप जाएंगे तो आपको उनकी साइट पे ये सारा कंटेंट, साइट, लेक्चर्स सब मिल जाएंगे और वो आप देख सकते हैं। इट इज फॉर एनीवन एनीवेयर इन द अक्रॉस द ग्लोब। आप किसी भी देश में, किसी भी एरिया में, कहीं पे भी हो, उसे देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर, मुझे अच्छा लगा। मैं खुद भी देखूंगा और कोशिश करूंगा कि राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा अन्य भी लोग देखें इसको। इसके अतिरिक्त जो नई शिक्षा नीति के तहत रीजनल लैंग्वेज पे शिक्षा को देने का, अभी सुशील बच्चा जी कह रहे थे कि हमारे गांव के बच्चे जुड़े हैं उसमें, तो एक मुहिम ली है हमारे विश्वविद्यालय ने भी, और हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हिंदी में भाषा में शुरू किया है और कुछ संस्थानों को इसमें मान्यता इस बार दी गई है और वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को हिंदी में भी पढ़ाने का इस बार से शुरू हुआ है और 4 साल में ऐसे बच्चे मतलब डिग्री पाएंगे जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हिंदी में किया होगा। अरे वाह सर। तो ये भी एक अनूठा प्रयास अपने आप में रीजनल भाषा को प्रमोट करने के लिए और बच्चों को ज्ञान लैंग्वेज फ्री बैरियर से देने के लिए एक प्रयास किया गया है। इसका सर बाजार पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अगर भाई इंटरनेशनल मार्केट तो पूरी इंग्लिश में चल रही है, बच्चे अगर हिंदी से पढ़ के निकलेंगे तो उन्हें ग्रिप करना कितना आसान रहेगा? हाँ, ये एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और ये प्रश्न उनके लिए भी है कि हम लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, देखिए हम लोगों के घरों में हिंदी बोली जाती है जी, है ना। हम लोग अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार में, रिश्तेदारों से सबसे हिंदी में बात करते हैं और यहाँ तक कि आप देखिए अच्छे अच्छे कॉलेजों में जो बच्चा बात कर रहा है अपने मित्रों से, कुलीग से, टीचर से, वो भी हिंदी में संवाद करते हैं। लेकिन उसका जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में है और जो उसका एग्जाम देने की प्रक्रिया है वो इंग्लिश में है। लेकिन वो होता क्या है, नेचुरली, जैसे आपने शुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही थी, तो हमारा ब्रेन भी ऐसे काम करता है कि आपने इंग्लिश में सुना, हिंदी में प्रोसेस किया, फिर हिंदी में समझा, फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर बोला। तो जो उसकी एनर्जी उसमें एक जाया होती है, वो फास्ट अंडरस्टैंडिंग, ये एक काफी रिसर्च के बाद निकला भी है कि आप लोगों का जो सीखने का एक मैकेनिज्म है अपनी भाषा में शुरू हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको चूंकि काम करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और उसमें करने के लिए जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो लैंग्वेज फ्री बैरियर होना चाहिए। और खास तौर से कंप्यूटर साइंस एक ऐसा विषय है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, और प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए तो कोई भाषा से तो अलग है। अब आप देखिए कि जब एक टीम और एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है, उस प्रोजेक्ट में कुछ लोग तो सऊदी के होते हैं और कुछ लोग उसमें ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, कुछ डेनमार्क के होते हैं और कुछ लोग हिंदुस्तान के होते हैं और कुछ किसी और देश के हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका पठन पाठन बिल्कुल ही डिफरेंट परिवेश में हुआ है और एक ही कंपनी के एक ही प्रोजेक्ट में जब आकर के वो 30 लोग 50 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो दे ऑल स्पीक वन लैंग्वेज व्हिच इज अ प्रोग्रामिंग, कोडिंग, स्पेसिफिकेशंस एंड एटसेट्रा। तो हमें लगता है कि जब आदमी काम पे पकड़ रखता है, टेक्नोलॉजी पे समझ रखता है,
तो किस लैंग्वेज में उसे एक्सप्रेस करना है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। हम्म, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो जो उसका तकनीकी ज्ञान है वो समृद्ध हो और वो विकसित हो। मैं आपको अपने बारे में ही बताऊं, मेरी अपनी खुद की जो बैकग्राउंड है, मैं खुद यूपी बोर्ड से ही 12th तक पढ़ा हूँ। मैं कोई सीबीएसई बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा सर। और हिंदी से पढ़ने के बाद जब हम इंजीनियरिंग करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय गए तो वहाँ पे सारा एजुकेशन जो था वो इंग्लिश माध्यम में था। ठीक 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 बात है सर। तो लेकिन हम जैसे ही सारे स्टूडेंट और थे उस समय, और हम लोगों के लिए एक चैलेंज था कि भाई हम कैसे समझें। तो बिल्कुल शुरू सही में बात। बड़ा तकलीफ हुआ कि हाँ। भाई क्लास में जो टीचर्स हम लोगों को पढ़ाते थे वो सर। इट हैज बीन ऑल इन इंग्लिश एंड हाँ वी हैव बीन अंडरस्टैंडिंग हिंदी। तो इट हैज हाँ, बीन रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन जब मैटर आता है सर्वाइवल का, तो डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो टेस्ट आप सर। उसमें तो आप अपने आप को उसके लिए ढाल लेते हैं। हाँ और हम लोगों ने उसको अपने आप को इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश का अखबार पढ़ना शुरू किया। पॉकेट में उस समय, आजकल तो गूगल और सब कुछ मोबाइल पे है, तो उस सर। समय पॉकेट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और ये सब रहती थी, और उसमें हाँ मार्क करते थे और वर्ड्स को याद करते थे। तो वो अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का अनुभव था, जिसको आज उसका मंथन चिंतन करते हैं तो सोच के खुशी भी होती है और लगता है कि हाँ, ऐसे हालातों से भी हम लोग निकले हैं और करा है। तो लैंग्वेज इज नॉट एक्चुअली अ बैरियर, इट इज जस्ट अ हाँ। मैटर ऑफ लर्निंग फास्ट, प्रोसेसिंग फास्ट and giving back to the society or contributing to the nation growth, your society growth fast, वो उसमें सुविधाजनक है, उसमें किसी प्रकार से बाधक नहीं। और आपको अगर बेसिक क्रक्स आता है, टेक्नोलॉजी आती है, तो ये सब चीजें फिर सप्लीमेंट्री हो जाती हैं कि आप उसे हिंदी में करेंगे कि इंग्लिश में करेंगे, वो आप सीख सकते हैं। सही बात है सर। आपकी बात से सर जोड़ते हुए मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव सर को बुलाऊंगा। अभी आप भाषा पर डिपेंडेंसी की बात चल रही थी कि आप पर कितना निर्भर हैं। अब मैं हूँ, मेरे कम्युनिकेशन इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छा नहीं है, हिंदी में अच्छा है, लेकिन अब एआई का सपोर्ट लेते हुए मैं अपने समय की बचत कर रहा हूँ कि जब मेरा बिना इंग्लिश के कम्युनिकेशन में हिंदी कविता लिख रहा हूँ, हिंदी भाषी लोग के बीच में रहता हूँ, अब मैं जाऊंगा उसको गूगल पे डालूंगा, हिंदी टू इंग्लिश करूंगा, उसको कन्वर्ट करके मैंने अपना समय बचाया, क्योंकि उसको मैं रेगुलर इस्तेमाल भी नहीं कर सकता इंग्लिश को, अपना एआई का फायदा लिया और कर दिया पोस्ट। ये है नेचुरल इंटेलिजेंस, एआई का इस्तेमाल कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत मन में कई सवाल ऐसे थे जो मुझे लगा था कि मैं समय कम के पूछ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपने समाहित करके सारे जवाब दे दिए। मैं आदरणीय सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार सर के समक्ष प्रस्तुत करें। सर एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हम लोगों के विश्वविद्यालय में हम लोगों ने छात्रों के, जैसे अभी मैंने कहा, उद्यमिता पे हमने फोकस किया है। हमने छात्रों के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट काफी कार्य किया है और इसको एक मेथोडिकल फॉर्म में किया है। वैसे तो हम लोगों के संस्थानों में, सभी संस्थानों में जो अच्छे संस्थान है खासतौर से उनमें ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, करियर काउंसलिंग पे काफी बल दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमको लगता है, जैसे भी सुशील जी भी कह रहे थे, कि जो बच्चे हैं रूरल एरिया में पढ़ते हैं, तो कंपनियां जो हैं वो रूरल एरिया में या जहाँ पे संख्या बच्चों की कम है, जो क्वालिफाई करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, वहां पे जाने में वो हिच करती हैं, तो वहां नहीं जाना चाहती। तो हमने उसे हब एंड स्पोक मॉडल में अपने यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को बढ़ावा दिया, और वो इस उद्देश्य से शुरू किया कि हम हमारे जो कॉलेज प्रयास कर रहे हैं, हम उसको 1 और 1 11 करें, उसमें एक सिनर्जी पैदा करें। और उस सिनर्जी को देते हुए उसका ये लाभ मिला है कि हम लोग अपने छात्रों को 30,000 से अधिक अपॉर्चुनिटी दे पाए हैं। और उससे हम लोगों के छात्रों को, जो ऐसे कॉलेजों में थे जहाँ पे मास रिक्रूटर या टियर 1 कंपनी नहीं जा पाती थी, उनमें उन बच्चों को जॉब करने का मौका और अवसर मिला है। और ये एक ऐसा प्रयास है जिसके लिए हमारे प्रदेश के सभी कॉलेजों के बच्चे लगभग लाभान्वित हुए हैं, और उन्होंने इस बात को दिल से इसके लिए खुशी और अपनी आशा और अपना विश्वास उस पर प्रकट किया है। तो ये लगता है कि एक अच्छा हमारा प्रयास रहा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक HR कॉन्क्लेव भी समय समय पर कराई है, तो इंडस्ट्री के लोग विश्वविद्यालय को जाने, क्योंकि हम लोगों का विश्वविद्यालय पहले तो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था सर, फिर गौतम बुद्धा टेक्निकल यूनिवर्सिटी और महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, और फिर वो अब फाइनली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे, चूंकि यहाँ पे एक एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बच्चे हमारे कॉलेजों में पढ़ते हैं, चाहे सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हैं चाहे प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं, तो लोग
कंपनियां खासतौर से कॉरपोरेट जो हैं या तो विश्वविद्यालय के पूरे नाम से जानती, पुराने नाम से जानती हैं, या संस्थानों को जानती हैं। तो विश्वविद्यालय से जुड़ करके विश्वविद्यालय के लिए काम करने के लिए, विन विन सिचुएशन में काम करने के लिए, अच्छे छात्रों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए और उनको हमारा हब एंड स्पोक मॉडल समझाने के लिए, जिससे कि छात्र जो हमारा लास्ट बेंच पे बैठा है किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे कंपनी नहीं जा पा रही है किन्हीं भी कारणों से, तो वहां पे भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले। ये एक प्रयास ऐसा है जिसके लिए हमारे छात्र लाभान्वित हुए, हमारे संस्थान भी लाभान्वित हुए। तो ये एक अच्छा हम लोगों ने प्रयास किया। मुझे लगता है कि इसमें जो आप लोगों के और विचार होंगे उनको भी हम समाहित करके इसे और आगे सबल करने का प्रयास करें। मैं आपकी बात से सुरेंद्र श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके समय में भी डिक्शनरी रखने का ऑप्शन चलता होगा, तो प्लीज अगर कुछ ऐसा तो जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा सर। आदरणीय विनीश सर को यूपीटीयू का हेड बनने के लिए राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से, लाखों कर्मचारियों की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हम लोगों की ओर से। और सर, आपके बारे में हमारे इंदिरा भवन जवाहर भवन के जनरल सेक्रेटरी सुशील कुमार बच्चा जी बहुत प्रशंसा, बहुत तारीफ बीच बीच में करते थे। ये सौभाग्य की बात है हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ इस पैनल पे कि इनके प्रयासों से आपके हम लोगों के दर्शन हुए और बहुत सारी जिज्ञासा जो हम लोगों के मन में थी वो आपने बारी बारी से रखी। और हम लोग इन सब बातों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि सभी के बच्चे सर बड़े हैं, कोई आदमी कहीं इंजीनियरिंग सर कर रहा, कहीं कोई यूपीटीए में, कहीं कुछ, तो हम लोगों को प्रॉपरली सही गाइडेंस या जानकारी का अभाव होता था, तो हम लोग इससे बड़ा वंचित थे। लेकिन सर, आपने एक एक पॉइंट पे जितनी सारी बातें हम लोगों को बताई, उसके लिए सर जितनी आपकी प्रशंसा की जाए कम होगी। और सर, मतलब हम लोग जितने भी राज कर्मचारी हैं सर, लगभग सभी के परिवार के 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में या सर कहीं ना कहीं हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत सारी जानकारियों का अभाव रहता था। हमारे पांडे जी की बेटियां दोनों नोएडा में हैं, तो सर ऐसे हम लोगों को जानकारी का अभाव था। इस प्लेटफॉर्म पे आज जो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम लोग वाकई में सर आपके बहुत ही कृतज्ञ हैं और बहुत ही आभारी हैं। और सर, बहुत सी अच्छी बातें सर आपने बताई, और इसके लिए सर हम सुशील कुमार बच्चा जी को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देंगे कि इनके अर्थक प्रयास से सर आपसे बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में शेयर हुई। सर, एक जिज्ञासा हमारे मन में है कि सर आप द्वारा 19 और 21 में यूपी एंट्रेंस का एग्ज़ाम सर अपने आप ने कोऑर्डिनेट कराया था कोरोना काल में, तो सर कैसा अनुभव था उस समय? बच्चों के बारे में सर नकारात्मक या सकारात्मक बातें कुछ आपके उस एग्ज़ाम के पीरियड में कुछ ऐसा कुछ हो तो सर शेयरिंग करें। क्योंकि सर ये 2 साल 19 से 21 सर बहुत हम लोगों का दुखद और दुर्भाग्य हो रहा, तो सर ऐसे में बच्चों को कैसे आपने हैंडल किया और कितना अच्छा उनका वो रहा, इसके बारे में कुछ वो तो सर प्रकाश ये आप एंड सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के? सर हाँ सर। तो पहला तो मैं आपका जो आपने अभी अपने व्याख्यान में कहा कि उन्होंने प्रशंसा करी, मैं पहली बात तो अपने आप को प्रशंसा के कोई बहुत ज्यादा लायक नहीं समझता हूँ। नहीं सर, ये तो आपकी महानता है सर। नहीं, सुशील जी अच्छे व्यक्ति हैं, उनके अंदर एक अच्छी आत्मा है, तो वो सभी में प्रशंसा का रूप देख लेते हैं, सभी को अच्छा कर देते हैं, ऐसा उनका मुझे लगता है, ऐसे वो व्यक्ति हैं। जो आपने बात कही सब्जेक्ट्स की और ये कोरोना काल में एग्जाम कराने की, ये आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न पूछा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के विश्वविद्यालय के लिए था। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना में हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को कराया और 2 लाख से अधिक छात्र, 2,15,000 से अधिक छात्र जो ऐसे थे जिन लोगों का हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम किया। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए चैलेंज था, निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हम लोगों को कंपेयर करें तो किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रदेश में जो बच्चे होंगे वो 5,000, 6,000, 7,000 वो ऐसे होंगे। अगर हम सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो शायद 2,500, 3,000 भी बच्चे होंगे।
लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, डॉक्टर एपीजे कलाम की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों के 750 से अधिक कॉलेज हैं और इतने वेरीड कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के साथ साथ फार्मेसी के हैं, आर्किटेक्चर के हैं और अन्य कोर्सेज हैं, यूजी के हैं, पीजी के हैं, आर्किटेक्चर के, होटल मैनेजमेंट के हैं, एमबीए के हैं, एमसीए के हैं। तो वो बहुत वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, उनका एग्ज़ाम कराना, उनके डिफरेंट पेपर्स बनवाना, उनको देना, वो हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज था, एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। और लेकिन हम लोगों की टीम से, प्रॉक्टर टीम से, सभी सुपर प्रॉक्टर टीम से ये सब संभव हो पाया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पाया। हाँ, हमारे उसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे, कुछ ऐसे अनुभव हुए जिनसे हमें ये सीखने को मिला कि हमें इन पे और अगर ये कभी करना पड़ा तो इसमें ये और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए पहला अनुभव था। तो उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा ताकि जो एग्ज़ाम है उसकी मर्यादा, शुचिता का अक्षरशः पालन हो सके और छात्र और फैकल्टी और जो उसके हैं अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना रोल को मर्यादित रूप से उसे कर पाएँ। तो वो मुझे लगता है कि एक हम लोगों के लिए लर्निंग एक्सरसाइज थी। बाकी टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे और टेक्नोलॉजी के सहयोग से एग्ज़ाम सुचारू रूप से हो गया और मुझे ये बताते हुए भी काफ़ी खुशी है कि लगभग सभी रिजल्ट हम लोगों के इस समय डिक्लेयर हो गए हैं और छात्रों को हमने पुराने रिजल्ट से उसे कंपेयर भी किया है कि वो कितने ऑफ बीट हैं, काफ़ी कम हैं या काफ़ी ज़्यादा हैं या कैसे हैं। तो ये देखने में आया कि वो चूँकि रिजल्ट लगभग जैसे पुराने सालों के थे वैसे ही हैं ट्रेंड के हिसाब से, केवल 1 साल या 2 साल नहीं, पिछले 2-3 साल 4 साल के रिजल्ट से हमने से कंपेयर किया है और तो हमें लगता है कि रिजल्ट हमारी अपेक्षा से बेहतर हैं और हम लोगों को एक एप्रीहेंशन था कि कैसे सील थ्रू होगा, कैसे होगा, तो वो सब भी तकनीक के माध्यम से और सभी के सहयोग से संभव हो पाया है। तो इसमें आगे और काम करने की आवश्यकता है क्योंकि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ और हमें लगता है कि उस पर हमेशा काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका। बहुत अच्छा लगा सर। मैं सर इससे पहले कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुशील बच्चा भैया को बुलाऊं, सुशील बच्चा भैया आपको माइक ऑन कर दिया। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सुशील बच्चा भैया को बुलाऊं। इसके पहले मेरा आपसे विशेष आग्रह है जी, इस पे सर वेबिनार पे बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी भी हम नहीं ला पाते हैं। जिस भी दिन जब भी आप थोड़ा सा समय एक सामने के इंटरव्यू के लिए देंगे तो कारण ये है कि इसको जब आप महासंघ से एक अच्छे तरीके से प्रचारित करेंगे तो इस वक्त एआई टेक्नोलॉजी हेलीकॉप्टर शॉट है सर हम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए एकदम उनको आइडिया ही नहीं कि क्या हो रहा है उनके जीवन में, बस वो चल रहे हैं। जो लोग इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता चल रहा है कि दुनिया वो चला कैसे रहे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि अभी सर क्या है कि हम लोग मतलब मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम का मतलब है कि जो और लोग हैं वे लोग यूज टू नहीं है कि एआई के हाथों में इस्तेमाल होने से कैसे बचे, इसको इस्तेमाल कैसे करें। तो अगर आप हमें थोड़ा सा समय दे देंगे तो एक अच्छा सा शैक्षिक 15 मिनट का 10 मिनट का, ताकि हम उन लोगों को ये मोटिवेट कर पाएं कि वो कन्वर्ट होके अल्टीमेटली उस पर चले जाए, उस नेशनल चैनल पर जहां पर आपके 2000 वीडियो पड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज को ऐसे गाइड करेंगे तो हमें मोटिवेट करना महासंघ के रास्ते से आसान हो जाएगा सर। जी, आदरणीय सुशील कुमार बच्चा भैया, आपसे आग्रह कि आप इस सेशन का समापन के लिए आप धन्यवाद ज्ञापन करें और सर को विशेष रूप से धन्यवाद दें। भैया आप स्वागत है। धन्यवाद क्षितिज जी। हमें तो सर को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, सर साहब बैठे घंटों बातें करें और भैया हम लोग बच्चा भैया मिलेगा जी। बच्चा भैया आवाज एक सेकंड, समापन के पहले मैं एक चीज जोड़ दूं सर को। सर ये जो वेबिनार है ये भी उसी का एक पार्ट है जो एआई का मैकेनिज्म काम करता है कि कैसे हम एक ही जगह से बहुत लोगों को जोड़ पाएं। तो लगभग 15 लाख 16 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, इनके परिवार हैं, इनके बच्चे हैं। नीचे लेवल पे कई अलग अलग छोटे छोटे मतलब डिपार्टमेंट्स के संघ हैं, लेकिन डिजिटल लेवल पे मात्र एक ही राज्य कर्मचारी महासंघ ये काम कर पाया अभी कि हम इसको ऊपर से फ्लो दे पाएं। इसके मैकेनिज्म पे भी सर आपसे थोड़ा सा सहायता मिलेगी तो हम चीजों को और अच्छे से कर पाएंगे। बच्चा भैया स्वागत है। धन्यवाद क्षितिज जी। क्षितिज जी ने बहुत अच्छी बात कही, सर उसको ध्यान में रखेंगे भी। सब देखो मिलजुल के सब काम होंगे, समाज, सरकार, प्रोफेसर, टीचर और कुलपति महोदय,
सब मिलेंगे, काम हो जाएगा। और जब दूर दूर से मिलने से काम नहीं होता है, जब एक नमस्ते पास में भी होनी चाहिए। तो साहब पास नहीं जा पाया, इसके लिए मैं अब बहुत दुखी हूँ। और साथ हमें वही नाली खलंजा झाड़ू ये सब कर्मचारी समाज जुड़े रहते हैं। और सर से मैं कई बार सर बड़ा व्यस्त रहते हैं भाई, सब बड़ा प्रबंधन है, मीटिंगें होती रहती शासन प्रशासन में। और बड़ा अच्छा लगा, ज्ञान मिला। हम तो टेक्निकल है ही नहीं, हम तो टेक्निकल का, हम तो वही कलम बुद्धि का पढ़े वाले हैं। यहाँ आए हाई स्कूल क्या, बीकॉम के, एमकॉम का, उस समय नौकरी मिल जाती थी। हमारे गुरु जी वैश्व पायन जी झांसी विश्वविद्यालय के इस समय कुलपति, वो भी इस चैनल पे सर आ चुके हैं आप सबकी कृपा से। तो उन्होंने पढ़ाया मुझे, और जॉब में हमारे इंटरव्यू में बैठे भी थे लोक सेवा। भाग्य देखिए बच्चा की लोक सेवा है, तो गुरु का इतना महत्व होता है। साहब भी गुरु है, हमारी बिटिया गुरु है, और हमारे भी गुरु हैं। हम तो बच्चा हैं सबके, हम तो हमारे तो सभी गुरु हैं, आप सब गुरु हैं। और बड़ा अच्छा लगा। और यही तीसरे, शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, और शिक्षित होकर के संस्कार सीखना बहुत आवश्यकता होती है। शिक्षा बहुत शिक्षा कर लेते हैं, और बड़े बड़े हम लोग देखे भी हैं लोगों को। हम तो भाई बड़ी गरीबी अमीरी देखी है। गरीब, अब तो भाई नौकरी पैसा मिल रहा है, तनख्वाह, बच्चे पढ़ गए, बिटिया नौकरी पा गई साहब माध्यम से, और उसके साथ अच्छे नंबर आए थे, 86+ ऑनर्स आए, और उसका प्लेसमेंट आप कृपा से बहुत अच्छा हो गया। सेंजर कंपनी में है, और तकनीकी का उसका महत्व उसे समझा, नौकरी पाई, और आप सबके देख रेख से। और सर अब हम लोग जुड़ते रहेंगे, और जैसा भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा। हमारे कर्मचारी समाज के बच्चे भी सब टेक्निकल पढ़ाई कर ही रहे हैं, बीटेक, एमटेक, बीबीए सब कर रहे हैं, और उनका जॉब मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। नई शिक्षा नीति के तहत बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ज्ञान दिया सर। और उसमें तकनीकी के बाद जोर भी दिया गया है प्रायोगिक शिक्षा पे, कि भाई उसमें जिस तरह के हमको इंटरेस्ट होगा वो हम पढ़ाई करेंगे, तो उससे हमें जॉब जल्दी मिलेगा। हमको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कला है, तो साहब हमको शिक्षा दे देंगे, हम फिल्म इंडस्ट्री हमारे बच्चे चले जाएंगे, हम भी कोई रोल वहाँ कर लेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, ऐसे जॉब सबको मिल जाएगा। और जॉब मिल भी रहा है, जो मेहनत करता है उसको जॉब मिलता भी है। धन्यवाद ज्ञापन बहुत छोटा होता है, थोड़ा बोलने बच्चा बोलते जाता है इसलिए थोड़ा हमें बोलने, हम भी आज बोलने में सर मिल रहा है। तो इसलिए भाई देखो भाई, वही सरकारी तंत्र है, समाज है, वही व्यवस्थाएं जैसे घर में होती वैसे सरकारी ऑफिसों में होती हैं। तो सरकारी व्यवस्था के साथ चलती है। मान लिया हमारे पास शिक्षित लड़के और बेरोजगार 200 हैं, जगह हमारे पास 100 है, तो 100 भर्ती हो पाएंगी। 100 भर्ती के लिए हम अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। अब कंपनियां, जैसे वर्तमान सरकार साहब ने बताया कि कंपनियां आ रही, स्थापित हो रही, हम भी पढ़ रहे हैं, और तमाम एमयू भी हुए हैं। अच्छी बात है, यूपी में पहली बार ऐसा हो रहा है। कम से कम जॉब मिलेगा तो सब नौकरी पर। देखो प्राइवेट और सरकारी में कोई अंतर नहीं रह गया है, वहाँ भी पीएफ कटता है, यहाँ भी पीएफ कटता है। वहाँ सैलरी अच्छी मिलती है, यहाँ सैलरी कम मिलती है सरकारी में, और वहाँ लड़के एक्टिव रहते हैं। हमारी बिटिया जाकर नौकरी करती है, अब बैठ जाती 10 बजे, 8-9 बजे तक काम करती, बढ़िया 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 तनख्वाह मिल रही है, और हमको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। देखो सबका महत्व है, प्राइवेट कंपनी का महत्व है, सरकारी विभाग का होना भी जरूरी है, सबका जरूरी है, और साहब का होना भी जरूरी है। साहब का मार्गदर्शन मिलेगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और 4 पंक्तियां इस अवसर पर देना चाहूंगा कि साहब बराबर आते रहें, और हमारे सबकी नमस्ते होती रहे। तेरे मेरे मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, तेरे मेरे मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे। दुनिया चाहे जो कुछ कह ले, कोई फर्क नहीं, ये पैमाना बना रहे, ये मैं खाना बना रहे, ये मैं खाना बना रहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।